Assalamu alaikum, grade 10 students. I hope you all will be fine. I am your teacher Saradil with a new lecture of physics. स्टूडेंट्स, आज को जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और उसकी कंडीशंस क्या हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ वेव और वेव की टाइप्स। इसके अलावा वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे यूजिंग अ स्पेशल ऑपरेटर्स कॉल्ड रिपल टैंक। इसके अलावा हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं। इसके अलावा हम एक मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ेंगे जो रिलेट करेगा वेलोसिटी ऑफ वेव को, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को और वेव की वेवलेंथ को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने से पहले सबसे पहले हमें वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी बॉडी है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करती है अबाउट अ फिक्स पोजीशन, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी वाइब्रेशन कर रही है। अब फिज़िक्स की डेफिनेशन में ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करने को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पे जाते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मीन पोजीशन का मतलब ये है, मीन पोजीशन किसी भी बॉडी की एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे उस बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो होती है, यानी उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि उस पोजीशन पे बॉडी की मूवमेंट ज़ीरो होती है या बॉडी रेस्ट पे होती है। तो कोई भी बॉडी है जब वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड या टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगी अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन, और उस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस बॉडी ने, उस वाइब्रेटिंग बॉडी ने। तो जितना वो मीन पोजीशन से डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इसका मतलब है उसकी एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Direction of acceleration is towards main position. For a simple harmonic motion, एक्सेलेरेशन की जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ ही होनी चाहिए, यानी कि बॉडी जब वाइब्रेट करेगी टू एंड फ्रो तो वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं एक्सेलेरेशन ए ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम मेन पोजीशन। और ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब है कि बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है उसकी डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट हैं। ज़रा अगर बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स राइट एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी टुवर्ड एक्स। या ये केस भी हो सकता है कि बॉडी राइट साइड पे डिस्प्लेसमेंट कर रही हो और उसके बाद वापस अपनी मीन पोजीशन पे आने के लिए बॉडी लेफ़्ट साइड पे मूव करेगी। तो इस केस में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है, तो इसीलिए यहाँ पे ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी वो कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं कि कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फिगर आप देख रहे हैं पेंडुलम की। स्टार्ट में ये पेंडुलम अपनी रेस्ट पोजीशन पे या मीन पोजीशन बी पे था। जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे और इस पेंडुलम को टुवर्ड्स राइट सी पोजीशन तक लेकर आएंगे और फिर हम इस सी पोजीशन से इस पेंडुलम को जब छोड़ेंगे तो ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस आएगा और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन ए पे जाएगा। इसी तरह ये पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन के अबाउट फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता रहेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब ये है कि ऐसी पोजीशन जिस पे जो वाइब्रेटिंग बॉडी है या जो पेंडुलम है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब हम कंडीशंस देखते हैं। पहली कंडीशन है कि जो बॉडी है उसको
वाइब्रेट करना चाहिए या ऑसिलेट करना चाहिए, किसके अबाउट, अपनी मेन पोजीशन के अबाउट। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है कि जिस तरह के हमने इस पेंडुलम पे फोर्स लगाई और उस फोर्स के रिज़ल्ट में इस पेंडुलम ने डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर की, अब हम जितनी ज़्यादा फोर्स इस पेंडुलम पे लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये पेंडुलम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो सेकंड कंडीशन हम कह सकते हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स या टोटल फोर्स जो भी हम बॉडी पे लगाएंगे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यानी वो उतनी ज़्यादा होगी जितनी वो बॉडी डिस्प्लेस करेगी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। और इस बॉडी की जो स्पीड है उस स्पीड की डायरेक्शन, जैसे हम एक्सट्रीम पोजीशन से इस बॉडी को छोड़ते हैं तो स्पीड की डायरेक्शन किस साइड पे होती है, टुवर्ड्स मेन पोजीशन बी। अब हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे ज़ाहिर है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी ना गिवन टाइम वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से इस पेंडुलम को जब छोड़ेंगे तो इसकी डायरेक्शन, इसकी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ होगी। लास्ट जो कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी विल बी मिनिमम और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। स्टूडेंट्स इसकी वजह क्या है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे ड्यू टू एयर फ्रिक्शन कुछ देर के लिए जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो अपनी जगह पे स्टॉप करती है और उसके बाद वापस वो मेन पोजीशन की तरफ आती है। और जब वापस वो अपने मेन पोजीशन की तरफ आती है तो उस वक्त वेलोसिटी बॉडी की मैक्सिमम हो जाती है। तो ये लास्ट कंडीशन है कि वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी विल बी मैक्सिमम एज इट कम्स बैक टू द मेन पोजीशन, और मिनिमम वेलोसिटी कब होगी, जब वो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेव एंड इट्स टाइप्स। वेव को समझने के लिए नीचे एक फिगर दी गई है, एक वाटर ट्रफ है जिसमें हम पेंसिल डाल के इस पेंसिल को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करवा रहे हैं। अब जैसे ही हम इस पेंसिल को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करवाएंगे वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं ज़ाहिर है उनमें डिस्टर्बेंस की रेट होगी। अब उस डिस्टर्बेंस के रिज़ल्ट में एक पार्टिकल पेंसिल से एनर्जी गेन करेगा और दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र करेगा, इसी तरह दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। इस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र करते करते हमें वाटर वेव्स मिल जाएंगी। तो वेव इज़ बेसिकली अ डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम। अब यहाँ पे ये जो वाटर है ये एक मीडियम है, क्योंकि इस मीडियम के थ्रू वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। कोई भी चीज़ है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ज़रिए से वेव्स ट्रैवल करती हैं इसको हम कहते हैं मीडियम। और यहाँ पे जो ऑसिलेटिंग की या वाइब्रेटिंग की जो सोर्स है वो एक पेंसिल है। तो वेव्स को कोई वाइब्रेटिंग सोर्स चाहिए होती है अपनी प्रोडक्शन के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वेव बेसिकली एनर्जी ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। स्टूडेंट्स वेव्स की दो टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको अपनी ट्रैवलिंग के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। विदाउट मीडियम वो ट्रैवल नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे साउंड वेव्स हैं या वाटर वेव्स हैं, दे आर मैकेनिकल वेव्स, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये एक ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, विदाउट मीडियम भी वो ट्रैवल कर लेती हैं। मिसाल के तौर पे आपके मोबाइल में जो रेडियो वेव्स आ रही हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स हैं। इसके अलावा लाइट वेव्स हैं, लाइट को भी कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, मीडियम के बगैर भी लाइट ट्रैवल करती है। और इवन स्पेस में भी लाइट ट्रैवल करती है, जैसे कि आप देखते हैं स्टार्स के थ्रू और मून के थ्रू। तो ये बेसिक वेव्स की दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स
and electromagnetic waves. Students, next हम पढ़ेंगे how can we study the properties of waves using a ripple tank. सबसे पहले हम समझते हैं कि ripple tank क्या होता है. ripple tank एक ऐसा ऑपरेटस है जो कि वाटर वेव्स की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और रिपल टैंक के थ्रू हम वेव्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं रिफ्लेक्शन की और डिफ्रैक्शन की, इनको स्टडी कर सकते हैं. रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन इस तरह की है कि एक ग्लास की बनी हुई ट्रे है जिसको तकरीबन हाफ मीटर के डिस्टेंस पे, हाफ मीटर की हाइट पे फ्रॉम टेबल एडजस्ट किया होता है बाय यूजिंग अ स्टैंड. इसके अलावा रिपल टैंक ऑपरेटर्स में एक इलेक्ट्रिक मोटर या वाइब्रेटर जिसके साथ एक वुडन एलिमेंट या वुडन बार कनेक्टेड होती है. अब ये इसलिए कनेक्ट की जाती है ताकि हम प्लेन वेव्स प्रोड्यूस कर सकें, और ये जो वुडन बार है इसको हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इसकी जो बॉटम की सरफेस है वो सिर्फ वाटर को टच कर रही हो, ग्लास को टच ना कर रही हो. इसके अलावा फॉर इल्यूमिनेशन या लाइट के लिए हम एक बल्ब की सोर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो वेव्स हैं उनका इमेज देखने के लिए लाइट हमें चाहिए होगी, और वो इमेज हमें बॉटम पे जो स्क्रीन है उस पर नज़र आ जाएगा. इसके अलावा एक पावर सप्लाई है जो कि इस इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर को स्विच ऑन करने के लिए इस्तेमाल होगी. ये बेसिक ऑपरेटर्स था रिपल टैंक का. और जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो ज़ाहिर है ये वाइब्रेटर ऑन होगा, और इसके साथ अटैच हुआ जो वुडन एलिमेंट है ये बैक एंड फर्थ मूव करेगा. उसकी वजह से हमें वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस होंगे. वेव फ्रंट का मतलब है ऐसी वेव्स जिनमें वेवलेंथ सेम हो और उनकी डायरेक्शन मूवमेंट की वो भी सेम हो. ऐसी वेव्स को हम कहते हैं वेव फ्रंट. और ज़ाहिर है इन वेव फ्रंट्स में जो फ्रिंजेस हैं, यानी कि वो पॉइंट्स जहाँ पे वेव्स का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और वो पॉइंट्स जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है. जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो ब्राइट फ्रिंजेस से या ब्राइट वेव्स से उसको शो किया गया होगा. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि फर्स्ट पैटर्न ब्राइट है, उसके बाद जो सेकंड पैटर्न है वो डार्क है, यानी वहाँ पे आपको ब्लू लाइनिंग नज़र नहीं आ रही. अब जहाँ पे आपको ब्लू लाइनिंग नज़र आ रही है ये ब्राइट पोर्शन है, यानी यहाँ पे जो वेव का एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम होगा. और जहाँ पे आपको ब्लू लाइंस नज़र नहीं आ रही ये डार्क पोर्शन है, यहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा. अब यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे वेवलेंथ. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हाउ कैन वी स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स यूजिंग अ रिपल टैंक. रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए रिपल टैंक में एक ख़ास अरेंजमेंट करनी पड़ती है कि हम एक ख़ास डायरेक्शन में, जिसको हम ट्रांसवर्सल डायरेक्शन कहते हैं या उर्दू में हम कहेंगे जिसको हम तिरछी डायरेक्शन कहते हैं, उस डायरेक्शन पे हम एक बैरियर प्लेस कर देंगे. वेव्स का रास्ता रोकने के लिए हम एक बैरियर प्लेस करेंगे. फिगर में आप देख रहे हैं कि इस बैरियर की वजह से जैसे ही वेव्स इस बैरियर के साथ स्ट्राइक करेंगी तो वेव्स टोटली अपना पाथ चेंज कर लेंगी, यानी जिस एंगल पे पहले वेव्स आ रही थी उसी एंगल पे ये वेव्स अब रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएंगी. इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि रिपल टैंक में की जो सरफेस पे जब वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो ज़ाहिर है कुछ पॉइंट्स पे जो वाटर है वो डीप होगा और कुछ पॉइंट्स पे वाटर विल बी लेस डीपर, यानी कि वो शैलो वाटर उसे कहते हैं जो कि कम डीप, जिसकी जो डेप्थ है वो कम होती है. अब ज़ाहिर है ये जो वेव फ्रंट्स हैं इनकी स्पीड डीप वाटर में ज़्यादा होगी
जिसकी वजह से इनकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन द स्पीड। जितनी वेव्स की स्पीड ज़्यादा होगी उतनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। जैसे ये वेव फ्रंट्स डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ जाएंगे, अचानक इनकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने की वजह से अचानक वेवलेंथ रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वेव्स टोटली अपना पाथ चेंज कर लेंगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट के वेव्स की रिफ्रैक्शन हम रिपल टैंक के थ्रू कैसे स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे कि हम रिपल टैंक के थ्रू वेव्स की रिफ्रैक्शन को कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब रिफ्रैक्शन को ऑब्ज़र्व करने के लिए भी हमें रिपल टैंक में ख़ास एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उसके लिए हमारा जो डीप से शैलो वाटर का जो इंटरफेस था या जो वास्ता था, उसको हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो वेव फ्रंट्स हैं उनके साथ वो एक एक्यूट एंगल या 90 से लेस एंगल बनाए। जैसे हम ये एडजस्टमेंट करेंगे तो हम देख रहे हैं फिगर में कि वेव्स जैसे ही डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ मूव करेंगी, वेव्स की स्पीड एकदम से रिड्यूस होगी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी या वेवलेंथ लेस हो जाएगी। अब अचानक से वेवलेंथ लेस होने की वजह से और स्पीड कम होने की वजह से अब वेव्स टोटली अपना पाथ चेंज कर लेंगी, यानी कि वेव्स का जो इंसिडेंस का एंगल है, यानी जिस एंगल पे वेव्स स्ट्राइक कर रही हैं उस बाउंड्री को या इंटरफेस को, और जिस एंगल पे वेव्स अपना पाथ चेंज करके जा रही हैं उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से वेव्स टोटली अपना पाथ चेंज कर लेंगी। इस फेनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। और ये इसका कॉज क्या है कि जैसे वेव्स डीप वाटर से शैलो वाटर की तरफ आती हैं तो वो टोटली अपनी स्पीड चेंज कर लेती है, यानी उनकी स्पीड एकदम से कम होती है, जिसकी वजह से एकदम से वेवलेंथ रिड्यूस हो जाती है। वेव्स मूव परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। हमेशा जो वेव फ्रंट्स बन रही थी, वेव्स की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे ही होती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, जो वाटर वेव्स हैं उनकी डायरेक्शन और जो वेव फ्रंट की डायरेक्शन है वो 90 डिग्री के एंगल पे है, यानी दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। वेव्स चेंज पाथ मूविंग डीप टू शैलो वाटर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि वेव्स जो है वो डीप वाटर से जब शैलो वाटर की तरफ आती हैं तो उनकी स्पीड एकदम से रिड्यूस हो जाती है और वेवलेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो टोटली अपना पाथ चेंज कर लेती है, और इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में और रिफ्रैक्शन ऑफ वेव में मेजर डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंस का जो एंगल है वो रिफ्लेक्शन के एंगल के इक्वल था, जबकि इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स जो इंसिडेंस का एंगल है वो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये टोटली डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रिपल टैंक के थ्रू हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कैसे स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स और उनको हम कैसे स्टडी करेंगे बाय यूजिंग रिपल टैंक ऑपरेटर्स। उसके लिए हमें एडजस्टमेंट ऑपरेटर्स में ऐसे करनी पड़ती है कि जो बैरियर है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं स्लिट्स में। स्लिट बेसिकली एक नैरो ओपनिंग को कहते हैं जो कि ऑब्स्टिकल या रुकावट क्रिएट करने के लिए होती है वेव्स के लिए। अब जैसे हम ये रुकावट क्रिएट करेंगे तो ज़ाहिर पहले वो प्लेन वेव्स या स्ट्रेट वेव्स आ रही थी, स्लिट्स के थ्रू इस रुकावट की वजह से ये जो प्लेन वेव्स हैं ये स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगी। अब ये ऐसे स्प्रेड होंगी जैसा कि ये वेव्स बेंड हो रही हैं। अब इस बेंडिंग की वजह से ये वेव्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कॉमन हो। अब फिगर में आप देख रहे हैं
ये जो प्लेन वेव्स हैं ये ऑब्स्टिकल या रुकावट में से गुजरने के बाद या स्लिट में से गुजरने के बाद सर्कुलर वेव्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये वेव्स अब बेंड हो चुकी हैं। अब इस वेव्स की जो बेंडिंग है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्रिएट करने के लिए ये कंडीशन है कि जो हमारी प्लेन वेव्स हैं इनकी वेवलेंथ मस्ट बी इक्वल टू द स्लिट डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। मिसाल के तौर पे जो स्लिट है उसकी जो सेपरेशन है अगर 0.5 मीटर है, तो हमारे जो प्लेन वेव्स हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मीटर के इक्वल ही होनी चाहिए, जब ही हम मैक्सिमम डायफ्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये डायफ्रैक्शन के लिए स्टूडेंट्स कंडीशन होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वाइब्रेशन या ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड बेसिकली कहते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे फिगर में हम देख रहे हैं कि एक शॉक एब्जॉर्बर है जो कि एक कार के टायर के साथ अटैच है। ज़ाहिर है जैसे ही कार स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेगी तो कार का जो शॉक एब्जॉर्बर है ये हेल्प करेगा कार के जो वेव्स के एम्पलीट्यूड है उसको रिड्यूस करने में। स्टार्ट में जो वेव्स का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एयर रेजिस्टेंस की वजह से या जो शॉक एब्जॉर्बर है उसके अंदर जो ऑयल डाला जाता है उस ऑयल की वजह से जो वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और एट लास्ट कुछ देर के बाद वो एम्पलीट्यूड बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। इन ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, यानी ऐसी ऑसिलेशंस जिनका एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिड्यूस हो जाए, ऐसी ऑसिलेशंस को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और डैम्प्ड ऑसिलेशन का मेजर कॉज क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस या किसी भी मटेरियल की वजह से, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस की वजह से ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस हो जाना। स्टूडेंट्स लास्ट में हम पढ़ेंगे द रिलेशनशिप ऑफ वेव स्पीड विद फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। स्टूडेंट्स ये जो बेसिकली हमारा टॉपिक है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, यानी इसके थ्रू आप अपनी बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है लीनियर मोशन में आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पे हमने अगर वेव की वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करनी है तो हम वेव ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितने टाइम में ट्रैवल किया, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें वेव की वेलोसिटी या स्पीड मिल जाती है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का मतलब ये है कि कितने टाइम में एक वाइब्रेशन वेव ने की है, या जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसने कितने टाइम में एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। अगर हम वेव का टाइम पीरियड ले रहे हैं, अगर वो टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो जो वेव ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो वेव लेंथ लैम्डा के इक्वल होगा। वेव लेंथ लैम्डा के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता है कि वेव लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इन द वेव। यानी क्रेस्ट वो पॉइंट्स हैं वेव में जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और ट्रफ वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस की जगह फार्मूले में जब लैम्डा या वेवलेंथ पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा स्पीड इज़ इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का आपस में
ये रिलेशन है कि दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो 1 बाय फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 बाय टाइम पीरियड के इक्वल होगा। यहाँ पे 1 बाय टाइम पीरियड की जगह हम फ्रीक्वेंसी रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिज़ल्ट में हमें वेव की स्पीड मिल जाएगी जो कि एफ लैम्डा के इक्वल है। तो अगर हमें यहाँ पे दो नॉन क्वांटिटीज़ गिवन हो, आइदर स्पीड या वेवलेंथ लैम्डा, तो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और इस लेक्चर के थ्रू आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपना होमवर्क करने में। And I hope you will practice and understand the lecture, and you will also learn the lecture. Thank you so much. Allah Hafiz, students. God bless you.